अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, बेशक कुदरती आफात पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन इससे बचने के लिए मुमकिन इक़दाम ज़रूर किए जा सकते हैं। हर साल मानसून बारिशें ज़ोरों से होती हैं, लेकिन हमें नुकसानात के बाद ही हमेशा ये अंदाज़ा होता है कि इंतज़ामात मुकम्मल नहीं थे। इस बार भी नालों में तूफ़ानी से निचले दर्जे का सैलाब है। कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। सियालकोट शहर में पानी दाखिल, जबकि दरिया चिनाब में भी निचले दर्जे का सैलाब है। अभी तो 2010 के मुतासरीन को पूरी तरह से हम आबाद नहीं कर सके, उन्हें रिहेबिलिटेट नहीं कर सके कि मजीद लोग मुतासर हो रहे हैं। बर वक्त इंतजामात में आखिर नाअहली और सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात अफगानिस्तान करेगा, हम सिर्फ मदद करेंगे, तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है। आखिर हम मुज़ाकरात अमन बहाली की जो कोशिश हैं ये कब कामयाब होंगी। और हम आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 2 खवातीन ऑफिसर्स को धमकी दी। क्या धमकी दी और क्यों धमकी दी, इस बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। रऊफ क्लासरा साहब जो हैं वो हमसे इस स्टोरी की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी 3 इंपॉर्टेंट अहम खबरें हैं जो हम आज के प्रोग्राम में आपसे इस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी अहम खबरें हैं जो क्लासरा साहब और काजी साहब ने आपसे शेयर करनी है। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो हम बात करेंगे आफताबाद में, आज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। एक तरफ तो पानी आ गया, एक तरफ जहाँ पानी है वहाँ चोरी हो रहा है, और जो छोटे काश्तकार सफ़र कर रहे हैं इसमें हमारे साथ साथी होंगे, वो हमें बताएंगे। और अलावा जी एक और स्टोरी मैंने जो रखी है वो ये कि एक तरफ तो हमने अभी 322 अरब रुपए का दे दिया है सर्कुलर डेट, और कुछ हमने 170 देना है, मगर पिछले 1.5 महीने, जून और जुलाई का आधा महीना, 1.5 महीने में 50 अरब रुपए का और सर्कुलर डेट इकट्ठा हो गया। और अगर ये इसी अंदाज से इकट्ठा होता रहा तो फिर अगले जो 1 साल है इसमें फिर 400 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। तो क्या एड्रेस नहीं कर रहे हम उन रीजंस को, क्या इशू है। हाँ, अलबत्ता रमज़ान के बाद जो है वो कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा होना है। और एक इंटरनेशनल स्टोरी मैंने चूज़ की है, ये WHO की एक रिपोर्ट आनी थी इराक के बारे में। इराक में तकरीबन 4000 मैट्रिक टन बारूद जो है वो उंडेला गया उस पर। वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मोस्टली एक बहुत बड़ी वबा कैंसर की, और मल्टीपल कैंसर है, कुछ बिल्कुल नई नौ के कैंसर हैं जिनका पहले किसी मेडिकल बुक्स में पता भी नहीं चलता। मगर WHO वो रिपोर्ट रोक के बैठी हुई है। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा वो क्यों रोक रिपोर्ट, क्योंकि ये नाम चाम्स्की और इन लोगों ने खत लिखा था कि ये जल्दी बताएं ताकि हम जाके कुछ ठीक तो कर सकें। आपने तो जो करना था वो कर दिया। तो ये देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये क्यों ये उन बच्चों की रिपोर्ट पर बैठ गई है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सामने आएगी तो कम अज़ कम रिलीफ का काम हो सकेगा। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शायद जैसे तो एक आपने ये स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से एक बहुत अहम एक डेवलपमेंट हुई है, स्टोरी है जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाने वाली है। और मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ऑफिशियल फाइल्स भी हैं जिन तक उन तक एक्सेस हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, अफसरान थे, 2 खवातीन अफसरान को ये कहा है कि हाँ कि अगर आप लोगों पे केसेस साबित हो गए तो आपको पार्लियामेंट में FIA के जरिए टांग दिया जाएगा। अच्छा। तो मेरे स्पीकर कौमी असम्बली से भी बात हुई है, उनसे भी मैंने उनका वर्जन भी लिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस पर क्या कहते हैं। जिन खवातीन को इन्होंने अल्फाज कहे हैं खुली मीटिंग में, तो मेरी उनसे भी बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं। इंतहाई स्टार्टलिंग और शॉकिंग डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये पहुंचने वाला है। एक तो ये हम आपके साथ डिटेल देंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सामने आ रहा है, और पर्टिकुलरली ये वहाँ पे कस्टोडियन ऑफ जो हाउस है उनकी तरफ से आ रहा है, उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। और कुछ और लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो वहाँ मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है। और दूसरी स्टोरी का फॉलोअप है वो है डॉक्टर आफिया सदीकी की। उस दिन हमने ब्रेक की थी, आपको याद होगा कि आफिया सदीकी जो है उनको ये अमेरिकन ने एक तरह की लचक दिखाई कि हम उनको हैंड ओवर करने पे तैयार हैं। तो उसका आज एक फॉलो अप है कि कौन सी शराइत हैं जिन पर ये आफिया सदीकी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। कुछ शराइत आज हम आपके साथ आज हम उनको एक्सचेंज करेंगे। सो ये 2 बड़ी स्टोरीज हैं। ठीक है, ठीक है क्लासर साहब, अब कुछ पहले बात कर लेते हैं बारिशों के बाद जो मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है। अब पसरोर के साथ कुछ नारोवाल के देहात हैं, वो भी वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। कामोकी में बंद टूट गया है। हाफिजाबाद के कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मुख्तलिफ जो है फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, हाफिजाबाद से भी हमारे नुमाइंदे साथ होंगे, सियालकोट से शम्स जावेद हमारे साथ है, और पसरूर से सईद अहमद भट्ट हमारे साथ है। सियालकोट में सबसे पहले बात करते हैं शम्स जावेद से। शम्स, क्या सूरत हाल है? इत्तलात हैं कि वहाँ पर कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है और तुग़यानी आ गई है नालों में। जी शादी, ऐसे कि सियालकोट में अक्सर जब बारिशें होती हैं तो उन बारिशों में गुजरने नाले हैं जिससे नाला गुजरता है
और एक नाला पलकुआ है जो कैंट को टच करके गुजरता है, और एक मरकजी नाला है सियालकोट का, नाला एक्ट कहा जाता है, कि सियालकोट के वक्त में से गुजरता है। और सियालकोट का जो मोस्टली सीवेज का पानी है वो इसी नाले में फेंका गया। उस नाले के अंदर जब वो सीवेज के पाइप डाले जाते हैं तो उनका लेवल कुछ थोड़ा सा नीचे होता है ऊपर के किनारे से, और जब नाले में पानी आ जाए, चाहे वो सियालकोट में बारिश हो उस वजह से या भारतीय मकबूजा कश्मीर में बारिश होने से भी उस नाले में पानी आ जाता है। अच्छा शम्स, ये बताइए कि ये जो वक्त गुजरा इसमें जो ये नाले थे, डैक है, ऐक है, एक और भी मैं देख रहा था, क्या यहाँ पे क्या किया गया बंदोबस्त 2010 के बाद से अब तक कि ये हम डैमेज कम से कम हो, कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ? भाई साहब, इस बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमेशा ये जैसे आप टेलीविजन में देखते हैं नारे किए जाते हैं कि हम फलां कल्चर बदल देंगे, फलां कल्चर बदल देंगे। ऐसा ही नालों के मतलब जब सैलाब आता है तो कहा जाता है कि हम इसमें पुश्ते इसके मजबूत कर देंगे, या जो सेवरेज के मैंने पाइप की बात की उनको ऊपर कर देंगे। ऐसा कुछ किया नहीं जाता अमली तौर पर। और होता क्या है कि साल गुजर जाता है और अगले साल आने पे वही अमल दोहराया जाता है, बारिश होती है, पानी बाहर निकलता है। अच्छा शम्स, ये बताएं कि आसपास की जो आबादियां हैं उन्हें कितना नुकसान का खदशा है, खाली करवाया गया है आसपास की आबादियों को? जी ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं है। सियालकोट में चूंकि नाला एक्ट मैंने बात की, ये बड़ा ही गुंजान आबादी में से गुजरता है, वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आबादी को खाली करवाया जाए। हाँ, वार्निंग जरूर दे दी जाती है, उसमें लोग अपने तौर अपनी मदद आपके तहत ही कोशिश करते हैं कि पानी का बहाव किस तरह से उनके दौरों में ना आते रिटर्न होके, लेकिन उसमें जो है 1122 की सर्विस है वो इस्तेमाल की जाती है या रजाकारों को तलब कर लिया जाता है। दिल्ली इंतजामिया की तरफ से यही एक छोटा सा अमल होता है जिसपे वक्ती तौर पर लोगों पे महर रखा जाता है, लेकिन कोई अभी तक जामे मनसूबा सामने नहीं आया जिससे नाला एक पुश्ते मजबूत किया जा सके। बहुत शुक्रिया शम्स जावेद आपका। सईद अहमद भट्ट पसरूर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सईद, यहाँ पर भी नुकसान के इत्तलात हैं, फसलें यहाँ पर तबाह हो गई हैं, कई देहात यहाँ पर भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, क्या इंतजामात हैं यहाँ पर? जी मैं ये आपको बताता हूँ, ये नाला डेकर ये भारत से आता है और हर साल की तरह इस साल भी इसने तबाही मचाई है। इसके सैकड़ों देहात जो ज़ेर-ए-आब आए हैं। देहातों के ज़ेर-ए-आब आने के अलावा यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो धान की फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर ना तो कोई किसी किस्म का जो लोगों को वबाई मराज से बचने के लिए कोई किसी किस्म का हिफाजती टीके नहीं लगाए। नाला तो भारत से आता है, बारिशें तो यहाँ हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल बारिशें यहाँ हो रही हैं, यहाँ इसकी वजह से मुकम्मल जो है तबाही हुई है। हर साल इसी तरह सिलसिला होता है। उधर हम कल गए थे, कल सारा हमने विजिट किया, लोगों ने हमें बताया कि हमारी सैकड़ों एकड़ जो धान की फसल था मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया के तरफ जो इन देहातों को जाने वाले मुकम्मल रास्ते जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए जो ज्यादा इलाके मुतासर हुए हैं यहाँ पे कौन है, मेंबर कौन है और कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? ये जो NA-114 है, ये जाहिद हामिद खान है, वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी का ये हल्का है पसरूर। तो उन्होंने आए हैं, देखा है अपने हल्के में क्या है लोगों के हालात? जी वो कल आए थे, उन्होंने विजिट किया, लेकिन जो देहात मुतासर हुए थे उधर हम भी मौजूद थे और मुतासरीन भी मौजूद थे, ठीक है। लेकिन जाहिद हामिद साहब जो है वो मेन सड़क से ही होके वापस चले गए थे। उन्होंने AC पसरूर ने उन्हें उधर से ही ब्रीफिंग दे दी थी, लेकिन जो मुतासरीन थे वो उधर ही इंतजार करते थे। मदद पहुंची है? इन जो स्टैंडर्ड लोग हैं जो देहात कट गए हैं, ये भी खबर आ रही थी, उनको मदद पहुंच रही है? कोई खाना, खुराक, दवाई? नहीं, अभी तक किसी किस्म का उन्होंने कोई ना तो अदवियात दी गई, ना ही किसी किस्म का हुक्मदारी काम उधर जारी हो। लेकिन कल DCO सियालकोट ने इधर विजिट किया था, वो भी अपनी गाड़ी में ही थे। इसका मतलब मुतासरीन को अभी तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया सईद अहमद भट्ट आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे कैसर नदीम साकी होंगे जो वहाँ की सूरत हाल बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हाफिजाबाद से कैसर नदीम साकी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैसर, इत्तलात हैं कि हाफिजाबाद के 167 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, मुतासर होने का खदशा है, तो जो यहाँ के लोग हैं उनको कहीं मुंतकिल करने के लिए हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल क्या है यहाँ पर बारिशों के बाद? शाजिया, अभी तक तो बारिशों के बाद जो दरियाए चनाब खान की और मराला के मुकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। अभी तक यहाँ के जो 2010 के सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। नए सैलाब के हवाले से अभी इंतजामिया क्या करेगी। कादराबाद हेड खानकी के मुकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त कादराबाद बराज के मुकाम पर पानी का बहाव 1,07,730 क्यूसेक है।
खान की बिराज के मुकाम पर 1,06,334, जबकि मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 52,965 क्यूसेक बताया जा रहा है और इसमें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और सैलाबी पानी से बचाव के लिए रेस्क्यू 112 रेवेन्यू समेत जो मुतलका अदारे हैं उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता जो सैलाब आया था, इस सैलाबी रेले से हेड कादराबाद के मुकाम पर कादराबाद के लूनी, ठट्टा शमसा, बुर्ज बिया के जो है सैकड़ों मकान जो थे वो दरिया बुर्ज हो चुके थे और यहाँ के जो मुतासरीन हैं उन्हें जो सामान दिया गया था जिला हुकूमत की जानिब से, टेंट वगैरह भिजवाए गए थे, वो भी फटे पुराने थे, जिस पर दुनिया न्यूज ने यह खबर भी ब्रेक की थी और सैलाब के मुतासरीन जो थे उन्होंने उस वक्त एहतजाज भी किया था। अभी हालिया बारिशों के बाद भी दरिया चनाब के करीबी देहातों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है और यहाँ पर खड़ी फसलें जो तैयार हैं उन्हें भी शदीद नुकसान। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साकी आपका। क्लासा साहब, आपने मुख्तलिफ शहरों से सारी सूरत हाल सुनी। 2010 के नुकसानात से हम मुकम्मल तौर पर निमट नहीं पाए, उससे अभी तक हम निकल नहीं सके। अगले नुकसान के लिए हम जो है वो सिर्फ देख रहे हैं कि क्या नुकसान होते हैं, इंतजामात अभी भी हमने मुकम्मल नहीं किए। तो ये नाअहली ना सुस्ती हमें किस तरफ लेकर जा रही है? ये शाजिया, अभी आपने सारी गुफ्तगू ये अपने हमने नुमाइंदों को सुनी, आपने नोट किया कि इनकी पूरी गुफ्तगू में से ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया गायब है। कहीं से आपको नहीं लग रहा कि किसी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के बारे में हमारे रिपोर्टर्स ने बात की हो कि मौका पे मौजूद हूँ, कुछ लोग आए हैं और इसी पे हम यहाँ पे रोना रोते रहते हैं कि ये इनका काम नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने 3-4 कनाल की कोठी से बाहर नहीं निकलेंगे। DPO वगैरह का ये काम नहीं है कि वो जाएँ और इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर वो देखें, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है, वो अकाउंटेबल किसी को नहीं। और ये लोग जिनके बारे में ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ये क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड हैं, इनके पीछे कोई पावरफुल फोर्स नहीं है, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, इन्हें खुद पता नहीं है कि हम अपने लिए कैसे बात कर सकते हैं। ये दुनिया भर में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सैलाब आते हैं, चाइना जैसे भी एडवांस मुल्क में आते हैं, इवन अमेरिका में हमने देखा तूफान वगैरह वहाँ भी आते हैं, सैलाब वहाँ भी आते हैं। असल चीज़ ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, नुकसानात को कितना मिनिमाइज आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप बात करें 2010 के उसके जो लॉसेज हैं, मैं आपको वहाँ सराइकी इलाकों की बताता हूँ। 92 को फ्लड आया था, अभी तक वहाँ पर रिहेबिलिटेशन नहीं, और जो पुल टूटे थे वहाँ पे, सड़कें टूटी थी और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान हुआ था, वो अभी तक विजिबल है वहाँ पे। ये 92 की मैं आपको आके बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी हुई, कवर की हुई एज ए रिपोर्टर, मैं मुल्तान में था जब ये 98 की बात करूँ, उस वक्त एक फ्लड आया था। जो वो ये बेचारे वहाँ से आते हैं, फ्लड के इलाके से निकल के आते हैं, उन्हें जहाँ पे ये फिक्र होती है कि अब हमारे खाने पीने का क्या होगा, उन्हें सबसे बड़ी फिक्र अपने बच्चों की होती है, अपनी जवान बच्चियों की होती है। मुझे याद पड़ता है कि उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा गर्ज इस बात की थी कि शहरों से लोग चले जाते हैं नौजवान, ये वहाँ पे जाके उनको तंग करना शुरू करते हैं, मोटरसाइकिलों पे जाएंगे, उनकी बच्चियां हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा था, मुझे आज तक याद है 97-98 में, कि जितने लोग वहाँ से ये फ्लड से बाहर सड़कों पे आए थे, उनको फ्लड से ज्यादा उन नौजवानों से शिकायत थी जिनको कंट्रोल करने के लिए ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है, ना पुलिस मिलती है, कि जो उनके बच्चों को तंग करते हैं। वहाँ पे ईव टीजर हैं, वहाँ पे उनके लिए आप ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल हमारी एक सोसाइटी है, पर्दे के उनके बड़े मसाइल बनते हैं जो हो सकते हैं हमें और आपको बड़े मामूली मसाइल ये लगते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये बिग इश्यूज होते हैं जिनको नहीं आके एड्रेस किया जाता। कि ऑल ऑफ सडन आपको फ्लड आया, आपने बच्चे उठाए, अपनी बेटियां बेटे सारे, आपने जो सामान हाथ लगे आपने लिया है और आप आके बाहर निकल आए। एक और दूसरा, इससे एक और मेरा लेसन हमें सीखने की जरूरत है। जब हमारे अर्बन मीडिया ये आके तनकीद करता है कि ये देखें जी देहाती लोग हैं, ये तो टैक्सी नहीं देते, ये फार्मर आपको टैक्सी नहीं देते। आपने नोट किया कि कितनी बड़ी फसलें इनकी खड़ी थी, इनकी किसानों की धान की फसल की बात करें, और इस पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। मतलब शहर में किसी फैक्ट्री को आग लग जाए, खुदा ना खासा किसी दफ्तर को लग जाए, कोई आपके कारोबार को नुकसान हो रहा है, एटलीस्ट आपके कंसेप्ट तो है, आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। आप इन किसानों के लिए क्या करेंगे, इनको क्या कंपनसेशन देंगे? ज्यादा से ज्यादा पता क्या होगा, इनको कॉलमिटी आप हिट एरिया करार दे देंगे, चलेंगे इनका लोन है, इन्होंने 5 साल बाद देने थे, अब 10 साल बाद दे देंगे, ये माफ इनको फिर भी नहीं होते, बहुत रेयर केसेस होते हैं। सो इसलिए जब शहरी तबका ये बातें करता है इन पे टैक्स नहीं लग रहा, इन पे बला बला ये नहीं चीजें हो, तो ये देखनी चाहिए आपने इनको सहूलतें कितनी दी, अब उनकी फसलें इस पे आप देख लें। और ये मेरा ख्याल है हजारों एकड़ जो है तबाह हुई है, खड़ी फसल उनकी तबाह हुई है, इसकी कोई कंपनसेशन नहीं होगी। वही बेचारा किसान फिर जाएगा, वो किसी से कर्जा लेगा, सूद लेगा, आपसे मुझसे काजी साहब से आके पैसे उधारे मांगेगा, फिर वही अपना हल लेके खड़ा हो जाएगा। सो मेरा ख्याल ये इश्यूज भी हैं जिन पे बात करने की और हमारे अर्बन मीडिया को ऐड कर दूं बात। पिछले साल जब ये 2010 का सैलाब आया था तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ये जो मालियत थी, जो पानी बह गया, वो $10 बिलियन का था, अंदाजन तखमीना था, और $10 बिलियन का नुकसान करके निकल गया। एक और खबर मैं आपको बताता हूँ कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है
और पूरी दुनिया में जो काबिल काश ज़मीन है वो कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इससे अब दुनिया कैसे निकले, इस पर सोचना भी शुरू कर दिया हमने। हम जब तक अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं और अपने पैसे इधर लेके नहीं आते, हम जब तक ये करते रहेंगे, अभी मैं आऊँगा अपनी स्टोरी पे कि बड़ी महंगी शॉपिंग करते हैं हम, जो लोड शेडिंग खरीदते हैं। हमारी जो डायरेक्शन है रिसोर्सेज की वो ठीक नहीं है। हम जो है वो ये लोग क्या आज के मसाइल से निपटने की एहलियत भी रहेगी हमें या नहीं, ये बड़े अहम सवाल हैं। और इस निज़ाम में संजीदगी नहीं है, संजीदगी तो बहुत है, संजीदगी अपना माल बनाने में तो बहुत संजीदगी है। हर आदमी देखें, मेरी बात सुने, आप इनके घर देखें जाके, आप इनके मॉल देखें, वहां कभी पानी पहुंचा, कभी कोई कैलेमिटी, कोई तकलीफ, कोई सैलाब पहुंचता है? इन आबादियों में क्यों जाता है जो अपने सारे टैक्स इकट्ठे करके इनको दे देते हैं, भाई चलो इसको मैनेज करो। तो देयर इज समथिंग वेरी फंडामेंटली रॉन्ग समवेयर सर। अभी हम चाइना में थे, जी अभी हम चाइना में थे, जो मैंने जो चीज़ देखी, जब हम वहाँ से उसे बीजिंग से शंघाई के लिए बुलेट ट्रेन पर रवाना हुए और सारे साफ़ी जितने भी थे हम सारे उस पर आप कैसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। अब कितनी बड़ी ट्रैवलिंग बनती है वहाँ पे, 5 घंटे बुलेट ट्रेन पे 302 की स्पीड से चलिए, आप अंदाज़ा कर लें कितनी ट्रैवलिंग है। वहाँ पे हमें दोनों अक्रॉस उसके ट्रेन ट्रैक्स के एक भी कच्चा घर वहाँ पे नज़र नहीं आया। हर घर के आगे बस्तियां वगैरह थी, उन्होंने छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए थे, जो ही बारिश आती है उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है। उन्होंने सेल्फ अपने आप को सफिशिएंट कर दिया है। और यकीन करें उन्होंने हाई रेज बिल्डिंग बनाई है, आपको लगते नहीं है कि यहाँ पे चाइना में कोई देहात है। मैं बता रहा हूँ 5 घंटे की उसकी बुलेट ट्रेन के उसके ट्रेवल में ये पाकिस्तानी सहाफियों को कोई कच्चा घर नजर नहीं आया, हालांकि सबसे ज्यादा फ्लड आते हैं वहां पे। आप देख लें, उन्होंने लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर दिया। जो बात आप कह रहे हैं कि $10 बिलियन का पानी है, अभी देख लें इतना बड़ा पानी है, कोई हमारे पास कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है। एक ही बात पे डैम बनाएंगे, ये रिसोर्स है एब्सोल्युटली। अच्छा, इस रिसोर्स को लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप उसको लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे आपने छोटे छोटे डैम बना लेने, इनको स्टोर कर लेने। हमारे यहाँ ये बात ही नहीं होती, इस पर डिस्कशन ही नहीं होती ना हम करते हैं। जब सलाह आते हैं साल में एक दफा हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। डैम कैसे बन सकते हैं? वो तो चलो बड़े डैम है शाहजहां, बड़े डैम है, बनते हैं नहीं बनते वो तो इस मुल्क में सियासत हो रही है आपके सामने, वो तो नहीं बनेंगे। हम लोग जैसे काजी साहब कह रहे थे महंगी भी हम शॉपिंग ये लोड शेडिंग की शक्ल में कर लेते, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। आप ये समाज डैम की तरफ जाना चाहिए, जो डैम बना सकते हैं वो तो बनाए। 1150 अरब रुपया चला जाएगा उधर जनाब डेट सर्विसिंग में। 500-600 रुपए की आप अंधेरे खरीदेंगे, ठीक होगी। फिर 500-700 रुपए की हमारी सिक्योरिटी के भी इश्यूज है, 500-700 अरब। तो पीछे तो कुछ नहीं बचा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कुछ नहीं होगा हमारे पास। कोई नहीं परेशान हो कायशा, परेशान ना हूँ, कायशा परेशान ना हो। इसाक डार साहब पहले वो ला रहे थे $5.4 बिलियन ये डॉलर ला रहे थे, अब उन्हें $2 अरब ये डॉलर का मजीद कशकोल बढ़ा दिया है। $7.5 बिलियन आ रहा है कर्जा आपके पास, आपने परेशान हो, पैसा बड़ा है हमारे पास। बहुत जल्द आ रहा है। इस मामले पर संजीदगी की जरूरत है। अभी तो बारिशें शुरू हुई हैं, मॉनसून का सीजन चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश की है पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान में अमन की बात की जाती है, मुज़ाकरात की बात की जाती है। इस पर हम नाज़रीन ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि मुज़ाकरात जो हैं वो तालिबान जब तक हम तालिबान से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, अमन नहीं हो सकता। और ये मुज़ाकरात अमेरिका की मर्जी के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात हैं, क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासा साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान से मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश की है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर हमेशा बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर जो अमन है वो तालिबान से मुज़ाकरात के बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता, और जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका की मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर हम कोशिशें कर ले, अफगानिस्तान कोशिशें कर ले, इसकी क्या अहमियत रह जाती है? जो अफगानिस्तान का ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम सारी पूरी एफर्ट्स कर भी लें, दुनिया भी पूरी कोशिशें करके देख ली, हम माजी में देखें, अब भी देखें, ये मसले इतने आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। और जैसे उनके बारे में कहा जाता है अफगानों के बारे में कि वो इतनी आसानी से किसी की डिक्टेशन मानते नहीं हैं। अगरचे पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, अमेरिकन ने अपनी कोशिश करके देखिए। जब विद इन अफगानिस्तान इतने कन्फ्लिक्टिंग वहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट हैं और इतनी सारी वहाँ पे नेशनैलिटीज़ रहती हैं कि उनके आपस में नहीं बन पाती। अगर आप अब एक वहाँ पे
ग्रुप को खुश करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को करते हैं उसमें तीसरा नाराज होता है। ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अपने हैं, अमेरिकन के अपने हैं, रशियंस ऑफ कोर्स वो स्टेक होल्डर हैं, चाइनीज के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया सबसे बड़ा हमारी तरह का वहाँ पे स्टेक होल्डर है। सो ये तो भानुमती का वहाँ पे वो बन जाता कुंभा बन जाता है कि एक ग्रुप को अगर आप राजी करते हैं, पाकिस्तान किसी को राजी करते हैं तो वो आपके दूसरे नाराज हो जाते हैं। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, नहीं तो हमें फिर इसको उम्मीद तो रखनी 2014 चाहिए। के बाद जब अमरीकी और नेटो अफवाज वहां से उनका इनखला हो जाएगा, फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स आप बता रहे हैं इनका मुस्तकबिल अफगानिस्तान का क्या होगा फिर वहां? ये शाजिया, ये हमारे यहाँ गलत इंतहाई एक मैसिव किस्म की मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है और मिस कंसेप्शन भी है कि अमेरिकन और नेटो जा रहे हैं। हाँ। अमेरिकन और नेटो अब ये कहा करें अपनी प्रेजेंस रिड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा मीडिया यहाँ पे उसको सही रिपोर्ट नहीं करता, हम सही नहीं पता था, हम कहते हैं उनको शिकस्त हो के वो बोरा बिस्तरा बांध के डाल के जा रहे हैं। ये मैंने बड़े बड़े यहाँ पे एंकर्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पे कॉलमिस्ट हैं, उनके कॉलम पढ़ के बाज़ दफ़ा मुझे ये भी एक तरह की मैं भी उसी गलत फहमी का शिकार होता हूँ। अमेरिकन अपनी प्रेजेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले समझने की बात है, उन्होंने 3 लाख वहाँ पे अफगान नेशनल आर्मी को उन्होंने ट्रेन कर दिया है, वो बाकायदा फील्ड में आ रही है जो रिप्लेस करेगी एक। और दूसरा इनकी अपनी जो मिनिमम जो इनकी प्रेजेंस है 30 से 40,000 इनके अमेरिकन और नेटो के ट्रूप्स अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे, अड्डे उनके पास मौजूद रहेंगे, जहाज तोपें गन्ने वटेवर जो उनके पास वसाइल हैं वो मौजूद रहेंगे। वो सिंपली अपनी प्रेजेंस को रिड्यूस करते हुए जो उनके फौजी हैं उनकी जगह अफगान आर्मी के लोगों को वो उसमें ला रहे हैं, पीछे बैठ के उनको पूरी उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे, उनको वेपन्स, उनको जहाज जो भी सपोर्ट उनको चाहिए तो ये रहेगी। जो कंट्रैक्टर्स हैं इसलिए हम जब कहते हैं कि अफगानिस्तान से वो जा रहे हो, अफगानिस्तान से नहीं जा रहे, अपनी प्रेजेंस रिड्यूस करके अफगान को आगे करके फिर जा रहे हैं वो। नहीं, मैं एग्री करता हूं जो ये कह रहे हैं, लेकिन अभी कंट्रैक्टर्स जो हैं वो भी इतने ला के अब उन्होंने ये क्या किया है कि क्योंकि अब्यूजेस का मसला बन जाता है। आपने अगर कंट्रैक्टर रख लिया है, मिसाल के तौर पे अभी तक अबू गुरैब की जो अब्यूजेस हैं वहां पे इराक की, वो इनको अभी दामनगीर, आप जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं वो देख नहीं सकता कि वहां क्या उन बच्चियों के साथ वो कर रहे हैं जो यानी इतनी तकलीफ थे। तो इसका एक तो ये कि ये एक कंट्रैक्टर्स आ गए, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी कि जी वो तो कंट्रैक्टर्स थे, फौज तो वो रेगुलर थी नहीं, काम वो वही करते रहेंगे। लेकिन इशू ये है कि ये कभी साल, मुझे ये बताएं, ये आज तक जो इन्होंने ये अफगान अवाम को ये निशाना सितम बना रखा है। अभी जाते हैं चाम ऑफेंसिव पे गए हैं, अभी फिर थोड़ी देर बाद को हार्म ऑफेंसिव हो जाएगा, फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इनके पास किसी मसले का कोई हल नहीं रह गया। और ये अब जो है इसको कभी सोचते हैं इसको तोड़ दें, फ्रैक्चर कर दें, हाँ। और वो जो कतर में बैठाए हुए हैं उनको ले आए। फिर मैं कल ये बात कर रहा था कि अगर आपने तालिबान से ही बात करनी थी, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी थी, तो भाई बनी रहती मुल्ला उमर की हुकूमत जो आपने ही बनवाई थी। मुल्ला उमर की हुकूमत और तालिबान की हुकूमत यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन वो कहते हैं तशद्दुद से गुरेज करें, हथियार भाई तशद्दुद से गुरेज करें तो ये भी तशद्दुद से गुरेज करें ना। ये इनकी फौज फूल लेके आती है। अभी मैं स्टोरी करूंगा, आप उन बच्चों का हशर देखें जो इराक में पैदा हो रहे हैं कि यहाँ पे 6 अरब गोलियां बरसा दी और 4,000 मैट्रिक टन जो है, तो ये क्या मोहब्बत के फूल लेके आते हैं? तो जब ये अब गोलियां लेके आएंगे, बॉम्ब लेके आएंगे, तो वहां से क्या इनको फूल मिलेंगे? तो ये वॉर जो है मुझे लगता है इनकी एक पॉलिसी है और ये अब इनसे ठीक नहीं हो रहा, और ये ठीक नहीं, और ये इस तरह एक रिश्ता हुआ जख्म रहेगा जब तक मेरे ख्याल में अफगान अवाम इस नज़्म व नस्क को खुद उठ के एक दफा फिर नहीं पलटते, कोई रेवोल्यूशन नहीं करते। चलें आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, क्या खबर है कि सरदार अयाज सादिक ने 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो खवातीन ऑफिसर्स हैं क्या धमकियां दी हैं, क्या उल्टा लटकाने की बात की है, जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है स्कैंडल सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी इस पे उस पे जो पिछले स्पीकर साहबा थे उनके दौर में भी एक स्कैंडल आया था जिसको दबा दिया गया था, और उसमें दबाने में भी जो उस वक्त के टॉप ये ऑफिसर थे, एक ये खतून ऑफिसर बाकायदा मैडम स्पीकर के पास गई थी। उन्होंने उसमें उनसे बात की थी कि मुझे यहाँ पे ये जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया गया है, मुझे नौकरी के बदले में यहाँ पे बहुत सारी फेवर्स देनी पड़ गई हैं। उनको शमून हाशमी साहब थे जो ये स्पीकर साहबा के उनके एक डेपुटेशन पे आए थे, वो 18 ग्रेड पे आए थे और आजकल 20वें ग्रेड उनको मिल चुका है, और वो सबसे अपने आप को यंगेस्ट वो कहते हैं अफसर कहलवाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं। 41-42 साल की उम्र में उन्होंने वो ले लिया जो लोगों को जाके 60 साल की उम्र में नहीं मिलता। उन्होंने उनसे वादा किया था जी कि आप चुप कर जाएं, आप मीडिया के साथ ताउन मत करें, आप कोई शोर रोला ना डालें तो हम आपकी नौकरी पक्की कर देंगे। नौकरी क्या पक्की होनी थी उसकी, और वो उसकी मैं कहानी भी थोड़ी सी बता दूं बैकग्राउंड की, इससे पहले कि मैं सरदार अयाज सादिक साहब पे हूँ, ताकि बताया जा सके कि कौमी असम्बली में कितनी खवातीन ऑफिसरों को मुश्किलात का सामना है और किस लेवल पे हैरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसको कहा गया था, वो एक पुलिस मैन की बेवा है, 2 छोटे उसके बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप हैं, जिनका घर चलाने के लिए उसने यहाँ पे कौमी असम्बली के जितने बड़े बड़े बिग गन्स थे उनको खुश करने की कोशिश की उस बेचारी ने। 19 जुलाई को उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि मामला ठंडा पड़ा है उसका हैरासमेंट का, उसको भी निकाल दिया गया है। और वो खतून भी इसमें शामिल है जो इल्ज़ामात अब लग रहे हैं।
हुआ ये है कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एक मीटिंग हुई है, इन्होंने कॉल की थी ये स्पीकर अयाज सादिक साहब ने, और जिसमें कोई 3 से 4 इनके डजन ऑफिसर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे और दूसरे हरारकी भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में वो डिस्कशन कर रहे थे, तारुफ हो रहा था। और जब तारुफ की बारी आई इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो डील कर रही हैं 2 खवातीन ऑफिसर कर रही हैं, एक रुमाना काकड़ हैं, एक वहाँ पे हफ्जा महविश हैं। तो उनकी तरफ वो देख के कहते हैं कि मेरे नोटिस में आया कि कुछ आप लोगों ने वो किया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अफसरान जो कि दोनों अफसर हैं वो डील कर रही हैं, आप लोगों ने ऑडिट पैरे सेटल किए हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यहाँ पे फैसले हुए थे उनको तोड़ मरोड़ के आपने सेटल कर दिया है, और मैंने FIA के जरिए तहकीकात करवा रहा हूँ। अगर ये तहकीकात साबित हो जाएँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पार्लियामेंट में FIA के जरिए उल्टा लटका दूंगा। ये स्पीकर कौमी असम्बली ने अल्फाज कहे हैं। इसके बाद मेरी उनसे रुमाना काकड़ से बात हुई है, जो जिनको ये कहे गए अल्फाज अब प्रेजेंस में, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि बाकी अल्फाज कहे गए हैं, और उन्होंने कहा वहाँ सन्नाटा छा गया, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड स्टन्ड कि आपने इस तरह स्पीकर के ओहदे से बात आप तवक्को नहीं करते कि FIA के जरिए आपको पार्लियामेंट में उल्टा लटका दिया जाएगा अगर आप पे ये आके ना इंक्वायरी वगैरह साबित हुई। मेरे स्पीकर कौमी असम्बली से बात हुई, उनसे यह सरदार अयाज सादिक साहब पे कि आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। उन्होंने कहा जी मैंने बात की थी कि FIA को हम इस्तेमाल करेंगे, ये बड़े करप्ट लोग हैं, और अगर मेरे पास सबूत आ गए तो अब उन्होंने कहा क्योंकि अब आप ये मेरे नोटिस में ला रहे हैं कि उन्होंने खवातीन अफसरों ने ऐसी बात करी, तो अब तो हम ज़रूर FIA को केसेस भेजेंगे। इससे पहले सेक्रेटरी यहाँ पे करामत न्याजी हैं, उन्होंने ये बाकायदा खुल के बात की है, अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, अभी कोई फार्मल हुआ नहीं। उन्होंने कहा हम इनको इबरत का निशान बनाएंगे। ये खवातीन अफसरों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जहन में रखिएगा, बिकॉज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वही डील कर रही है, और इनका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा। ये खबरें छवाई गई यहाँ पे मीडिया में। जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मीडिया ने भी इस चीज़ को बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बगैर कंसर्न लोगों से बातचीत की, खबरें छापी हैं, और बहुत सारा उन्होंने आगे लेके बात चली है। तो मैंने सरदार अयाज सादिक से ये जब बात की, मैंने कहा सर आप बड़े डिसेंट आदमी हैं, आपसे कोई तवक्को नहीं करता। तो उन्होंने कहा जी मैंने FIA की बात की। मैं कहा जी मेरी उस मीटिंग में बैठे हुए 4-5 और लोगों से भी बात हुई है। उसे रुमाना काकड़ का एक जहन में रखें, शी बिलोंग्स टू बलोचिस्तान, वो वहद कौमी असम्बली में बलोचिस्तान से डेपुटेशन पे आई हुई खतून है, और उनको भी मीटिंग में सरदार अयाज सादिक ने यही बात की कि आप अपना लीडरशिप तक ये बात नहीं पहुंची कि अयाज सादिक ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी हम पहली दफा इस प्रोग्राम में ये चीज ब्रेक कर रहे हैं, और सरदार अयाज साहब कहते हैं कि जो इंक्वायरी हो रही है तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैंने कहा अभी इंक्वायरी हुई नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं एक्शन लेंगे? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास इसकी प्रिलिमिनरी इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने कहा उनसे पूछा किसने की है, तो कहते मुझे याद नहीं है। मैं इतना बड़ा आप एक्शन ले रहे हैं, इतना बड़ा कमेंट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि FIA को आप ये केसेस भेजेंगे, इन खवातीन का जिस्मानी रिमांड लेंगे आप, और फिर आप ये कह रहे हैं आपको पता नहीं। कहते नहीं, और उन्हें कोई नाम याद नहीं आया। मैंने उनको याद करवाया कि जिस अफसर के जिम्मे आपने इंक्वायरी रिपोर्ट लगवाई हुई है वो 5 साल कनाडा में रहे हैं, वो कनाडा उनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, कनाडा की सिटीजनशिप लेके वो वापस आए 5 साल बाद, उनको आपने कहा इंक्वायरी करें। सो बहुत सारे इल्जामात ये स्पीकर साहब पे आ रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक बात जो आपने पहले कही है, जो एक बात आपने पहले कही है कि जिस तरीके से फेवर्स देने के लिए और ये इससे पहले जो कुछ होता रहा है, अगर इस पे अयाज सादिक साहब को एक्शन लेते हैं और इस सारे मैस जो हुआ है इससे पहले और जिस तरीके से ये तरक्कियां हुई हैं उसको अगर वो ठीक करते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? ये तरक्कियों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्फाज का चुनाव और जो आप वो हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो इससे पहले हैरेस करते रहे औरतों को, हरासमेंट की जो बात तहकीकात करवाना अपनी जगह क्लास साहब, लेकिन अल्फाज का चुनाव और खवातीन से बात करने का कोई तरीका होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अगली बात यह है कि जिनके खिलाफ इनको हरासमेंट की शिकायत है, मैंने बताया ना पिछली दफा वो लेके गई है जो खतून जिसका बेवा का मैंने बताया 2 बच्चों की मां है, जब वो केस लेके गई है उसको बकायदा इन्होंने वहां पे डंप करवाया, उसको रोक दिया। जो इनसे पहले की इनकी यहाँ पे वो इंतजामिया थी, और शमून हाशमी का नाम आ रहा है बकायदा, उन्होंने आगे ऑफर की थी जो वहां पे ग्रेड 20 में है, और गलत तरीके से उन्होंने वहां पे अपना इंडक्ट भी करवाया, डेपुटेशन भी लिए। अच्छा उन पर इल्जाम भी लग रहे हैं बहुत सारे अच्छे खासे सीरियस, उनके खिलाफ भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मसला यह है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त इनको हरासमेंट करने में शामिल है, इल्जामात उन पे लग रहे हैं जिनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही। बात जो शाहजहां कह रहे हैं सादिक साहब को उनके खिलाफ तहकीकात करवानी चाहिए कि जो हरास करते रहे, वो नहीं कर रहे। और मेरी जब कल अयाज सादिक साहब से बात हुई, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बड़ा उन्होंने उसमें थे। मैंने भी ये बात की, मैं कि जी तो उन्होंने कहा मैंने ये बात नहीं कि मैंने ये कहा कि FIA को खवातीन के केसेस भेजे जाएंगे, और कहते अब तो मैं जरूर भेजूंगा। मैंने कि जी वो खवातीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करना चाह रही हैं, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है शायद आज पटिशन कर भी दी जाए, तो उन्होंने कहा डैम केयर जाना चाहते हैं जाएं। ये वो एटीट्यूड है जो मेरा ख्याल है बात यहाँ पर रवैये की है। बिल्कुल
इस पे हरासमेंट के केसेस हैं। एंड अगेन सरदार सादिक कमिंग फ्रॉम ए वेरी डिसेंट फैमिली, हर बंदा मेरी वहाँ पे 5-6 लोगों से बात हुई। मैंने सिर्फ खवातीन अफसरों की बात पे नहीं यकीन किया कि जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कुछ और लोगों से बात की, मीटिंग उन्होंने जी बिल्कुल ये मीटिंग में सरदार एजाज सादिक ने कहा है कि अगर इन खवातीन पे केसेस ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अफसरान, जो कि अगेन वही खवातीन अफसर हैं, साबित हो गया और उस मीटिंग में अफसरान मौजूद थी दोनों खवातीन, हम इनको उल्टा टांग देंगे FIA के जरिए। सो दैट्स ए होल इशू। और मेरा ख्याल कुछ उस पर सेनेटर्स हैं बलोचिस्तान के, उन्होंने खासा एहतजाज भी किया है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। करामत नियाजी जो है, और करामत नियाजी ने उनको बताया है जब उन्होंने सेनेटर से बात की कि बलोचिस्तान की खतून लड़की है। सेनेटर यूसुफ बदीन साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्लास हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, यूसुफ बदीनी साहब हैं, इनके बारे में मुझे ये पता चला था कि इनकी सेक्रेटरी कौमी असेंबली से भी बात हुई है कि बलोचिस्तान से आने वाली लड़कियों यूसुफ बदीन साहब लाइन पर। यूसुफ बदीन साहब, हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं, क्या रवैया है ये खवातीन के साथ? ये हकीकत है कि हम लोगों का जितना भी जोर चलता है मजलूम पे ही है। दूसरे मजलूम होने के नाते हम बलूचिस्तान वाले पहले से ही मजलूम है। 65 साल में एक ही औरत आई हुई है यहाँ पे फेडरल में, तो इसके साथ यकीनन उसको तो मैं कल सादिक साहब ने जो असेंबली में बोला लटकाने का, वो भी मैं खलो है बिल्कुल चौक पे ला के लटका ले, क्योंकि वो ताकतवर है। बलूचिस्तान की औरतों के साथ तो उधर भी ये जुल्म हो रहा है, इधर भी यही होना तो यही है। बदीनी साहब, आपकी बात हुई है, आपकी सेक्रेटरी कौमी असेंबली से बात हुई है? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपने टेलीफोन किया था करामत नियाजी को कि आप क्यों खवातीन को इस तरह हरास कर रहे हैं और उन पे ये। जी बिल्कुल, मैंने उनसे भी बात की। उसने भी छुट्टी के दिन थे, उसने कहा कि मैं उसको देख के, इस तरह का कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम कुछ सेनेटर्स और मैंने सादिक साहब से भी हम लोगों ने अप्रोच किया, उससे भी बात किया। ठीक है जी। और इस हवाले से बात है कि जहाँ तक बलूचिस्तान के हवाले से जब हम हकीकत बताते हैं तो लोग कहते हैं कि यार गद्दार है, और हकीकत ये है कि जिस तरह हमारे साथ इधर हो रहा है, एक लड़की वाहिद लड़की, क्या करप्शन के हवाले से अगर इसके चार्जेस दूसरों के चार्जेस आप देख ले, यही PSC में कितने उस पे आए हुए हैं, कितने केसेस आए, इस तरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि एक औरत है और दूसरी सबसे बड़ी उसकी गलती है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सेनेटर यूसुफ बदीनी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काजी साहब की कुछ अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बात खुश आमदीद नाज़रीन का सभी क्या ट्रेंड है कि खवातीन अगर कोई शिकायत लेके जाती है उन्हें डंप कर दिया जाता है, उन्हें डिस्करेज किया जाता है? अभी तो ये खैर डिटेल सामने आएंगी। अगर क्लासा साहब की गुफ्तगू भी मैं भी जानता हूँ, जब ये अयाज सादिक साहब MNA थे तो कई दफ़ा मेरी बात हुई। ही इज़ अ थरो जेंटलमैन, मतलब जिस तरह हमें नज़र आता है, और मुझे लगता है कि वो उसको एक तो क्लीन अप करेंगे वो मैस जो इससे पहले हुआ था, और ये जो जॉइंट सेक्रेटरी की बात बता रहे हैं वो उसको भी देखेंगे, ताकि जो है, क्योंकि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और फिर जो जहाँ पे आपका कानून बन रहा है वहाँ पे तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इसके, तो मेरे ख्याल में। और ये जो इन औरतों के साथ बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये फिर जिस तरह बता रहे हैं कि एक और नया इशू शुरू हो जाएगा। अभी बदीनी साहब हमारे साथ सेनेटर थे, वो उसको बलूचिस्तान का इशू बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतने और इश्यूज हैं, इतने रियल इश्यूज हैं, इतने खौफनाक और प्रेसिंग हैं कि हमें इनसे निकलना चाहिए, या फिर हमें लोग कहेंगे यार हम तो इसी में फंसे रहते हैं, नॉन इश्यूज खुद ही क्रिएट करते हैं और शायद हम रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकते। तो आई होप कि ही विल डू दैट एमिकेबली। मैं शाजिया, एक तो हमारे साथ हैं अगर साकी जी, क्या सर ये बताइए, हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे और ये बता रहे हैं कि बड़े जितने भी ज़मींदार हैं वो छोटे ज़मींदारों का पानी जो है चोरी कर लेते हैं और फिर शायद रिश्वत भी दी जाती है मुबैना तौर पे। जी कैसर, क्या है आपके पास तफसील, इसमें ज़रा जल्दी से बताइएगा। साहब, ये जो है ना, महकमा नहार और टीका की मिली भगत से बाहर अफराद जो है सरेआम नाले और कट लगाकर नहरी पानी चोरी करने में मसरूफ है। पानी चोरी की रोकथाम के लिए जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कमेटियां बनाई गई हैं, इस कमेटी के सरबराह हैं, वो पानी चोरी करवा रहे हैं लाखों रुपए लेकर, जिस पर छोटे किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया है। यहाँ पर मैं आपसे ये बताता चलूँ कि हाफिजाबाद के इलाका राजबा नूरपुर है, इसके करीबी देहात है मदन किला, बुग्गे, लवेरे किला, झाड़ीवाल, डेरा हसिया, पीरे दा कोट, छाने वाला,
बिलखसूस राजभर छन्नी होशनाक पर जो है महकमा नहार और पीटा की मिली भगत से मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत देकर बासर जिम्मेदार जो है पानी चोरी करने लगे हैं। केस क्यों हुए हैं दर्ज? मुबैना लाखों की रिश्वत के केस दर्ज हैं। ये जो अनहार का महकमा जो भी इसे देखता है। कई साहब, हमारी इस हवाले से बात हुई है महकमा नहार के एसडीओ के साथ। उनका ये कहना है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तमाम इख्तियारात छीन कर प्राइवेट अफराद के हवाले कर दिए गए। जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ, राजभर छन्नी होशनाक पर प्राइवेट अफराद के हवाले करने से क्या मतलब है आपका? कैसा इनके ये पीटा एक्ट के तहत ये कमेटियां बनाई गई हैं, इन्हें इख्तियारात दिए गए हैं मुकदमा दर्ज करवाने के पानी चोरी की रोकथाम के लिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे से ये खुद नाले लगा रहे हैं। इनकी क्या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं जो हैं इनमें लगाए गए हैं प्राइवेट लोग जो आप कह रहे हैं? कई साल ऐसा ही है ना, मकामी तौर पे एमएनए एमपीएफ जो है इनकी डायरेक्शन पर इन लोगों को जो है कमेटियों में डाला गया है, कमेटियों में इनके नाम डाले गए हैं और इन्हें ये कहा गया है कि जो नहरी पानी है इसकी चोरी ना हो सके और जो गवर्नमेंट को इन जिम्मेदारों से पैसे लेके देने हैं वो आसानी मिल जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जो पानी चोरी रोकथाम के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं, जिस तरह के छन्नी होशनाक के जो चेयरमैन है रकीब उनका नाम है, उनके बारे में बताया गया है उन्होंने 30,000 से लेके 2-2 लाख रेट मुकर्रर कर रखा है, जिससे छोटे काश्तकारों की जमीनें बंजर होती जा रही हैं, जबकि बासर जिम्मेदार पानी चोरी करके अपनी फसलें तैयार करने पर मजरूफ है, जिस पर मकामी छोटे जिम्मेदारों को इससे नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यही बात कलासरा साहब से पूछना चाहता हूँ, जनूबी पंजाब में वो ये बात, कलासरा साहब ये जो हाई हैंडेडनेस बड़ी लैंड होल्डिंग्स वाले करते हैं विद द क्राइमस ऑफ दी और छोटे काश्तकारों को भी इस्तेसाल करते हैं, मुजारों का भी जो इस्तेसाल करते हैं, तो इसका हम हल क्या करें? जब हम कौमी महरूमी की बात करते हैं तो मकामी महरूमी का कोरोना भी तो है साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? एक चीज़ मेरे से हजम नहीं हो रही, वैसे मैं अभी सुन रहा था उन कैसा नदीम साहब को, वो कह रहे थे बार बार कह रहे थे लाखों रुपए की रिश्वत देंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस बहुत बड़े किसान या जिम्मेदार के पास लाखों रुपए होंगे वो किसी महकमा नहार को देगा। लाखों रुपए के वो देगा इसका मतलब करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, फिर अरबों कमा रहा होगा। क्यों अगर आपने ये लाखों में रिश्वत देने फिर अरबों में कमाई कर रहे होंगे या करोड़ों में कर रहे होंगे। आई एम वंडरिंग कि कौन से आपके सेंट्रल पंजाब में इतने हाफसाबाद में पर्टिकुलरली इतने बड़े अहम और पावरफुल आपके किसान हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और लाखों रुपए रिश्वत दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम बात को वो भी कर जाते हैं, उसके थोड़े से हमें उसको फर्दर देखने की ज़रूरत है। ये पानी चोरी का कल्चर जो ये बड़ा पुराना है, देहातों में चलता रहता है। कैसे आप भी मेरी तरह देहाती हम सारे देखते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे मैं अगर साउथ में देखूं वहाँ भी बड़े जिम्मेदार ये काम कर लेते होते हैं, उसमें इस लेवल की मेरा ख्याल है करप्शन से ज़्यादा वो करते ही हैं जो उनका अगर इसको फर्दर हमारे नदीम कैसर साहब जो कैसर साहब थे, अगर इसको वो इन्वेस्टिगेट करें कि अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करवा लेते हैं महकमा अनहार में, जिनके जरिए ये उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, बड़े अफसर को लगवा दिया, किसी एमएनए ने लगवा दिया, किसी वजीर ने। और मोस्टली जिनकी बात कर रहे हैं ना ये, अगर ये कैसर साहब अगर ये काम हो रहा है तो इसमें यकीनन वजीर साहब शामिल होंगे, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ का शामिल होगा, वहाँ की आपकी लाहौर की ब्यूरोक्रेसी शामिल होगी। उनके बगैर ये काम नहीं होते। बाज़ दफ़ा आप ये पानी की जो एलोकेशन है वो चेंज करवा लेते हैं। ये देहाती लेवल पे ये पॉलिटिक्स उसमें चलती रहती है। लेकिन मेरा सवाल कायद साहब आप जवाब दे दें कि हाफिजाबाद में इतने वाकई को मैं कभी नहीं गया, ये आपका इलाका आपके करीब बनता है, बाकी इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जो लाखों रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, हजारों भी देते हैं, रुपए की फसलें उठा रहे हैं, हजारों भी अगर देते हैं तो मेरे ख्याल में इसको पूछेंगे उनसे दोबारा, स्टोरी को हम फॉलो अप भी कर लेंगे। लेकिन टाइम में को सामने रखते हुए मैं थोड़ी सी एक स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज ही मैं देख रहा था क्लासरा साहब कि अभी हमने पिछला जो सर्कुलर डेट अभी अदा किया है और कुछ करना है, ये 170 अरब रुपए और देने हैं, तो साथ ही 1.5 महीने का जो इकट्ठा हो गया है वो 50 अरब रुपए का है। तो अब उसको ये जो मैं रिपोर्ट देख रहा था वो ये कह रही है कि ये हम जो अंधेरे खरीदने का कारोबार हमने शुरू किया है और इसमें से वर्चुअली अभी तक तो कोई कमी नहीं आई। एक अगर देखें हाँ कोई मैनेजमेंट होगी कहीं पे मुमकिन है बता देते हो कि अब इतने घंटे नहीं जाएगी या इतने घंटे जाएगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये अगर इस तरह 1.5 महीने का 50 अरब है तो मेरा हिसाब जरा थोड़ा कमजोर है। गोया 3 महीनों का 100 अरब रुपया हो गया और 4 दफा 100 अरब रुपया हो तो गालबन 400 अरब रुपया बन जाता है। तो हम सारी जिंदगी यही पैसे इकट्ठे करके खरीदेंगे देंगे कि जी अब हमने कुछ लोड शेडिंग दे दें, थोड़ी सी बीच में से बिजली भी दे दें। तो ये मामला लगता नहीं आपको कि हमें जाके एड्रेस करना पड़ेगा शुरू से और देखना पड़ेगा कि क्यों है ये इशू, कहां पे इतनी ज्यादा दौलत जो हमारी इस कौम की जा रही है? क्या कहेंगे आप?
काजी साहब ये एड्रेस बिल्कुल आप ठीक है, करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम नंदीपुर ये पावर प्रोजेक्ट का स्कैंडल है कि मतलब बार बार हम 3-4 दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कौन मुलविस हैं कि वजीर आजम साहब ने इन्वेस्टिगेशन आर्डर की हुई है और किन के खिलाफ की हुई है? यहाँ पे प्लानिंग डिवीजन को कहा है, सेक्रेटरी को कहा मुझे रिपोर्ट पेश करें, और किन के फैसलों के खिलाफ करें? इसाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और आपके एहसन इकबाल साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनसे ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, जिन्होंने ये मसले हमें एड्रेस करके देने हैं। वो खुद एक बहुत बड़े स्कैंडल का शिकार हो चुके हैं, उन पर मुख्तलिफ इल्जाम उस पर लग चुके हैं कि 22 से 57 अरब रुपए का इन्होंने कैसे कर दिया है। अब उस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट आना शुरू हो गए। आज ही मैं सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था कि अब एक उसमें नया इंकशाफ हुआ है कि जब इन्होंने बैठे थे, एहसन इकबाल साहब ने इसको अप्रूव किया था, इसको था ये 22 बिलियन से 57 बिलियन देने की अप्रूवल की, और जिस कमेटी के इजलास में लेके गए थे वहां पे अपोज किया गया था प्लानिंग डिवीजन का, उनका एनर्जी विंग है, उसने बाकायदा अपोज किया था, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इसके बावजूद क्लियर कर दिया कि आपने चाइनीज कंपनी को दे रहे। और लास्टली जिस ये चाइनीज कंपनी को दिया गया उसके बारे में ये है कि ऑलरेडी उसको साद रफीक साहब उनको रेलवे स्कैंडल में उनको ब्लैक लिस्ट उनको कर चुके हैं। एक वजीर साहब उनको ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, दूसरे वजीर साहब उनके साथ पावर ये कंपनीज के मुआहदे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने पावर आपको ठीक करके देनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आज। मैं सिर्फ वो बात करना चाह रहा था इराक की, उसकी, और उसमें जिसमें बच्चे, वो मैं ये कह रहा था सिर्फ इसलिए कि हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची वहां जब गई तो सर फख्र से बुलंद हो गया। उन इदारों को तो देखें जो बच्चों की वो रिपोर्ट है मरने की, वो तो दे नहीं रहे। मेरे ख्याल में यूएन की कोई इज्जत बढ़ गई होगी मलाला की वजह से, मलाला की इज्जत में यूएन की वजह से। बिल्कुल, इस पर हम कल प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।